कार्यक्रम युगवाणी सुनने वाले समस्त श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र प्रवीण चौरे का नमस्कार। श्रोताओं, आज विश्व रंगमंच दिवस है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने हमारे स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है बैतूल के एक ऐसे युवा को जो कई वर्षों से रंगमंच से जुड़े हैं, अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इन्होंने अभिनय के सबसे बड़े संस्थान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से अभिनय की विधिवत शिक्षा भी ली है और आजकल डिजिटल माध्यमों से वीडियो रील्स के माध्यम से सोशल मैसेज भी दे रहे हैं। इनके द्वारा हाल ही में अभिनय में रुचि रखने वाले लोगों के लिए कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं राकेश बरबड़े जी। राकेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर आपका। राकेश जी, हम देखते हैं कि आज के इस बदलते तकनीकी परिदृश्य में रंगमंच के सामने कुछ चुनौतियाँ और कुछ अवसर भी हैं। श्रोताओं, आज हम रंगमंच की चुनौतियों और अवसर के बारे में राकेश जी से चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि रंगमंच के क्षेत्र में आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, मैं 2010 से मेरे भोपाल में ही थिएटर की शुरुआत हुई, रंगमंच की शुरुआत हुई और मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय यहाँ पर है भोपाल में, तो वहाँ के लिए अप्लाई करता रहा और 2014-15 में वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने इंटर्नशिप दी 1 वर्ष की, जो अपने ही प्रदेश में जाकर अपने क्षेत्र में जाकर करना होता है। तो बैतूल में आके मैंने किया 1 वर्ष के लिए। फिर उसके बाद मैं श्री राम सेंटर रेपेट्री में एज एन आर्टिस्ट काम किया। फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी सेंटर से प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद मैं काम करता रहा। ये इंस्टीट्यूट का ऐसा ध्येय होता है कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर जाकर फिर से ये प्रशिक्षण लेने के बाद में वहाँ के लोगों को प्रशिक्षित करें, रंगमंच को बढ़ावा दे। तो उसी तर्ज पे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हालांकि ये उनका ध्येय होता है, लेकिन मैं अपने तरफ से काम कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुंबई की तरफ रुख कर लेते हैं। ये हालांकि सबकी अपनी अपनी एक सुविधा या इच्छाएं होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ तो अपने लिए करना चाहिए, अपने आसपास के लोगों के लिए करना चाहिए जहाँ से मैं पला बड़ा हूँ। इसी तर्ज को लेकर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो आज के हम तकनीकी युग में देखें तो रंगमंच के सामने चुनौतियां हैं, वो क्या है और जिन्हें आप महसूस करते हैं? क्या दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना और कठिन हो गया है अभी? हाँ, थोड़ा सा क्योंकि देखिए हर एक दौर में हर एक विधा के प्रचुरता होती है, जैसे कि ट्रेंड में होता है। तो अभी सोशल मीडिया जो है वो ज़्यादा परिचित है लोगों से, लेकिन ये इंडिविजुअल फॉर्मेट है, तो वहाँ से लोगों को लाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। लेकिन उस दूसरे पहलू पर अगर हम गौर करें तो रंगमंच के बारे में लोगों तक पहुँचाना कि हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम लोग शो कर रहे हैं, कई बार लाइव रिकॉर्डिंग भी पहुंचाते हैं कि हमारा शो एक जगह पे हो रहा है, क्योंकि रंगमंच में एक लिमिटेशन होता है कि ऑडिटोरियम में लिमिटेड पब्लिक आएगी। अब ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है तो लाइव टेलीकास्ट करवा दिया जाता है कि ठीक है, फेसबुक से या दूसरे प्लेटफॉर्म्स से हम उसको लाइव कर दें ताकि दूसरे लोग भी देख पाए। लेकिन जो कनेक्टिविटी है वो तो प्रत्यक्ष ही आती है। अच्छा, सोशल मीडिया और जो डिजिटल माध्यम आने से जी हमारे जो श्रोता व्यूअर्स हैं उनकी अपेक्षाओं में किस तरह से आप बदलाव देखते हैं? सोशल मीडिया से आने से लोग इंडिविजुअल हो गए हैं जी। और दूसरा ये कि उनमें एक लिमिटेड तरह का नॉलेज आ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे लिमिटेड चीज़ें ट्रेंड होती है, ट्रेंडिंग वाली जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड होती है, एक जैसी होती है। लेकिन जो रंगमंच होता है वो आपको वृहद करता है, वो आपको ज़्यादा नॉलेज देता है, फ्रीडम देता है और भाषा के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ाता है, उसका नॉलेज देता है, आपको टोन और भाव उसके बारे में समझाता है, डिसिप्लिन देता है। तो ये एक उसमें डिफरेंस है और ये चुनौतियाँ भी हैं इसी को समझने के लिए, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं, तो पढ़ना कम हो गया है। क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना समय गुजर जाता है कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, ये भी है उसके साथ साथ कि मोबाइल पे बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन जो भ्रामक चीज़ है उस पे तरफ ज़्यादा रुख हो जाता है। तो आज के तकनीकी युग में हम देखते हैं कि तकनीकी प्रगति तो हुई है जी, तो आज का सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या रंगमंच को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि लाइव प्रदर्शन की तुलना में डिजिटल सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जा रही है? हाँ, डिजिटल सामग्री उपलब्ध तो हो जा रही है। लाइव प्रदर्शन के लिए थोड़ा सा मुश्किल ये हो रहा है कि दर्शकों को अवेयर करना
हमारे लिए चुनौती हो जा रहा है। लोग जानते तो हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से ये तो बता देते हैं कि ये नाटक होने वाला है, ये वर्कशॉप होने वाली है, लोगों तक पहुंच भी जाती है, लेकिन उनके अंदर ये भाव कि ये कलाओं की कला, नाट्य कला जो है सर्वोपरि, सारी कलाओं में सर्वोच्च माना जाता है, सारी कलाओं का समावेश है उसमें, उसके प्रति जो समर्पण भाव है वो लोगों में नहीं है, तो वो क्या है, खींच के नहीं आते। तो अभी हमारे लिए ये हो जाता है कि अगर जो कलाकार मंच पर अभिनय कर रहे हैं, उनके कुछ रिश्तेदार या परिचित लोग हैं, वो लोग आ पा रहे हैं, तो हमारे लिए चुनौती ये हो गया है कि हम दर्शकों को बढ़ाएं, और उसके लिए सामाजिक लोगों का भी आना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आजकल के इस परिदृश्य में अगर हम देखें तो जो कलाकार हैं उनको अपनी पारंपरिक कला, ये नाट्य कला के साथ साथ क्या तकनीकी कला को भी विकसित करने की आवश्यकता अनिवार्य होगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज के समय में जो कुछ नाटक आप देख रहे होंगे कि लाइट एंड साउंड वाले नाटक आने लगे हैं, जिसमें डिजिटली आप रिकॉर्ड कर लेते हैं और लाइट के साथ में ज़्यादा पब्लिक के बीच में, क्राउड के बीच में वो नाटक प्रदर्शन करते हैं, वो हो गया है। और प्रोजेक्टर के माध्यम से कई बार चीज़ें आती हैं, या फिर आप माइक्रोफोन लगा के भी नाटक करते हैं। लेकिन नाटक का जो बेसिक मूल सिद्धांत है कि शरीर से जो आवाज़ निकल रही है, क्योंकि उसका बॉडी ही इंस्ट्रूमेंट है, उसकी आवाज़ ही इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ में काम करना। लेकिन अब हम समय के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें भी उसके साथ लयबद्ध होना ही पड़ेगा। अच्छा राकेश जी, हम देखते हैं कि तकनीक के कारण कुछ चुनौतियां तो है जी, और तकनीक के कारण कुछ अवसर भी है जी। तो तकनीक किस प्रकार से रंगमंच को और सुलभ और एक व्यापक बनाती है? अब तकनीक सुलभ और व्यापक इस तरह से बनाती है कि कई बार हमें कुछ स्कल्पचर्स बनाने होते हैं, जी। वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो हम जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, भाई कई जैसे प्रिंटिंग होती है, उसके माध्यम से हम कुछ परिदृश्य को प्रिंट करवा के उसका उपयोग कर लेते हैं। फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि वो माइक्रोफोन है, वो लगा के हम डिजिटली उसके साथ साउंड के साथ में खेल सकते हैं, रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं, या प्रोजेक्टर के माध्यम से कभी कभी कुछ सीन ऐसे होते हैं जो प्रदर्शित करना मुश्किल होता है, उसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसे सीखना भी चाहिए। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया है और अन्य ऑनलाइन माध्यम जो है, उन्होंने रंगमंच कलाकारों के लिए क्या और अवसर और खोले हैं, क्या उनके सामने और नए रास्ते नज़र आते हैं? सोशल मीडिया में तो हम ये देख सकते हैं कि आजकल ग्रुप बनता है, तो वहाँ वो ग्रुप होता है कि ये ग्रुप है, ये इस तरह का काम करता है, तो वहाँ लोग जुड़ते जाते हैं ताकि उनकी जो भी एक्टिविटी है उसको देख सके। कुछ लोग लाइव टेलीकास्ट भी कर देते हैं, तो जब लाइव देखते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से ये वाला नाटक दिखाया जाए, तो उसको भी देखते हैं, उनके फोटोग्राफ्स देखते हैं, वहाँ से देखते हैं कि हाँ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वहाँ उसके माध्यम से भी दर्शक बन रहे होते हैं। तो और दूसरा ये कि वो उनके लिए सहायता इसी तरह से होती है कि हम वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दें कि भाई ये नाटक होने वाला है, ऐसी चीज़। और अगर आप रोज़गार के माध्यम से पूछना चाह रहे हैं, तो रोज़गार में तो यही है कि आप सोशल मीडिया पे स्टोरीज, रील्स वगैरह कुछ बनाते हैं, तो वो छोटे छोटे वो उन्होंने अपने एक स्पेस बना के रखे हैं, जिससे अर्निंग हो जाती है। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई आपने जी। तो आपके अनुभव के द्वारा में जानना चाहते हैं श्रोताओं के लिए कि आने वाले समय में तकनीक के माध्यम से रंगमंच का भविष्य और किस तरह से आप देखते हैं? तकनीक के माध्यम से रंगमंच का भविष्य तो बिल्कुल उज्जवल ही होगा, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ रही है, हम उसके साथ में बढ़ते जा रहे हैं। और नाट्य कला ऐसी कला है जो हर कला को अपने अंदर समाहित करने लग जाती है, वो उसका रंग अपने अंदर ले लेती है, इसलिए नाट्य कला को सर्वोच्च कला कहा गया है। तो जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसका हम पार्ट बनाते जा रहे हैं, तो आने वाली जितनी भी डिजिटल चीज़ें होंगी उससे हम उसमें और ज़्यादा अवेयरनेस हमें बढ़ेगी, लोगों तक हम पहुँचेंगे ज़्यादा। तो राकेश जी, अभी आपको हमारे बहुत से युवा साथी सुन रहे हैं जो अभिनय या नाट्य कला में रुचि रखते हैं, तो उनके लिए मैं जानना चाहता हूं कि जैसे आपने नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण लिया, तो इसमें अगर कोई प्रवेश पाना चाहे तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है, क्या किस तरह से प्रतियोगिता का सामना उनको करना पड़ता है? अगर कोई भी जो इस विधा में आना चाहते हैं, उन्हें मैं शुभकामनाएं देता हूं, और उनके लिए एक रास्ता ये है कि इन इंस्टीट्यूट में जाने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपको कम से कम 2 या 3 वर्षों का थिएटर में अनुभव होना चाहिए, या फिर
5 से 6 नाटकों में आपने कार्य किया हो, बैक स्टेज या ऑन स्टेज, और उसके आधार पर आप अप्लाई करते हैं और फिर वो नाट्य विद्यालय वाले आपको प्री वर्कशॉप के लिए बुलाते हैं। 1 दिन की होती है, कुछ जगह 2 दिन की भी होती है। उसमें आपसे कुछ स्पीच दी जाती है और कविता दी जाती है, उसको अपने हिसाब से आपको परफॉर्म करना होता है। फिर उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। 5 दिन या 4 दिन की वर्कशॉप होती है, फाइनल वर्कशॉप। उस सिलेक्शन वर्कशॉप में आपको परखा जाता है, फिर से वो जो स्पीच और कविता दी थी उसको करवाई जाती हैं, ऑब्जर्वेशन करवाया जाता है, और ऑब्जर्वेशन करते हैं आपके ऊपर, और इम्प्रोवाइजेशन देखा जाता है, वोकल क्वालिटी देखी जाती है, डांस के रिदम देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ों पे कुछ बेसिक मुद्दे हैं जिस पे उनको परखा जाता है। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया से 26 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। मात्र 26? जी, मात्र 26। और उसके अलावा अगर कोई इस विधा में जाना चाहता है कि भाई, क्योंकि ये तो 26 सीट है तो ये लिमिटेड हुई, तो बीए भी होता है और एमए भी होता है किसी किसी इंस्टीट्यूट से। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है भोपाल में, वहाँ से एमए इन थिएटर होता है। भोपाल में ही संस्कृत विश्वविद्यालय है जहाँ से नाट्य शास्त्र में एमए होता है। और वर्धा है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में है, मुंबई यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसके माध्यम से आप एक लेक्चरर के तौर पे भी इस विधा में जा सकते हैं। चला राकेश जी, ये तो प्रशिक्षण और विधिवत शिक्षा की बात हुई जी। अब शिक्षा लेने के उपरांत अब एक करियर बनाने का सवाल आता है या जीविका उपार्जन का एक सवाल आता है, क्योंकि आर्थिक प्रोत्साहन भी जीवन में आवश्यक है। बिल्कुल। तो रंगमंच के क्षेत्र में या अभिनय के क्षेत्र में किस प्रकार के करियर के अवसर आप देखते हैं जो हमारे युवा को बताना चाहेंगे? जी, इसके लिए जैसे ये एक तो रास्ता ये हुआ कि विधिवत आपने शिक्षा ली और उसके बाद में आप व्याख्याता के तौर पे किसी भी इंस्टीट्यूट में रोज़गार ले सकते हो। अब दूसरा ये है कि अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे काम शुरू हो गए हैं और बहुत से चैनल हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। दूरदर्शन हो गया, या फिर ऐसा भी है कि जो हमारे प्रदेश सरकार है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, वो फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस को बुलाता है, उन्हें सब्सिडी देता है कि वे हमारे प्रदेश में आके शूट करें और वहाँ के लोकल के जो कलाकार हैं उनको रोज़गार दें, उसके माध्यम से उनका अर्निंग हो सकती है। फिर अगर आपका कोई ग्रुप है तो आप अपने ग्रुप के माध्यम से अनुदान, सरकार अनुदान भी देती है, तो अनुदान के माध्यम से भी आप अपने रोज़गार को बना सकते हैं। और अगर आपने अपने आप को बढ़ाया है प्रशिक्षित होते होते, क्योंकि कई बार आप इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षित नहीं हो पाते, लेकिन किसी ग्रुप में काम करते करते प्रशिक्षण हासिल करते हो, स्वयं को अपने आप को प्रशिक्षित करते हो, उसके बाद आप कैपेबल हो जाते हो, तो दूसरे ग्रुप्स में 10 डेज़ 15 डेज़ की क्लास करने जाते हो, तो वो एक राशि देते हैं जिससे आपकी अर्निंग हो सकती है। मतलब काफ़ी अच्छे अवसर हमारे सामने उपलब्ध होते हैं जी, अगर हम अपने रंगकर्मी के क्षेत्र में जाते हैं जी। तो आज की चर्चा के अंत में जी, आप जो रंगमंच के प्रति जो इंटरेस्ट रखते हैं, जो रंगमंच प्रेमी हैं, उन श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं और चाहता हूं कि आप रंगमंच को और बढ़ावा दें, क्योंकि आप लोगों के द्वारा ही रंगमंच आगे बढ़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति इसमें जाना चाहता है तो बिल्कुल उसके बारे में विधिवत जानकारी हासिल करें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आपको इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होना ज़्यादा कठिन नहीं रह गया। लेकिन आप विधिवत शिक्षा ज़रूर लें, जो जानता है उसके पास में जाकर ज़रूर सीखें और रंगमंच को बढ़ावे, क्योंकि वो आपको एक डिसिप्लिन देगा, एक पर्सनालिटी आपकी ग्रो करेगा। और यही मेरी शुभकामना है कि आप ऐसे ही सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। जी राकेश जी, आप रंगमंच दिवस पर हमारे स्टूडियो में आए और रंगमंच से जुड़े अपने अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा की और काफ़ी उपयोगी जानकारी दी। निश्चित तौर पे हमारे युवा आपसे प्रेरणा लेंगे और आपकी बताई गई बातों से लाभान्वित होंगे। आपका हमारे स्टूडियोज़ में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए।